हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, तो इस चैप्टर हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो साइड में जो बॉक्स होता है उस बॉक्स को पढ़ें जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप देख रहे होंगे ये पहाड़ी इलाका है, हरा भरा घास दिख रहा हो और यहाँ क्या हो रहा है? भेड़ चल रहा है। तो बोल रहा है कि पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती भेड़ें। बुग्याल ऊंची पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह है। जाड़ों में ये बर्फ़ पर ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद पूरे हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ों की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों की भरी रहती है। मानसून पर इन चरवाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देता है। मतलब आपको क्या क्या याद रखना है कि जो बुग्याल क्या है, एक ऊंचा पहाड़ा है, मतलब ऊंची पहाड़ में स्थित एक विशाल प्राकृतिक चारागाह है। ठीक है, कितना? 12,000 फुट बोल रहा है। ठीक है, और मतलब ठंडक टाइम क्या होता है? बर्फ ढक जाता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है? मतलब समय के अनुरूप मानसून होता है, इसमें हरा भरा घास जिससे क्या होता है? जानवरों के लिए बेस्ट चारागाह मिलता है। देखिए क्या बोल रहा हूँ। 1850 के दशक में जीसी बॉन्ड्स ने कांगड़ा के गुजरा के वर्णन इस प्रकार किया है। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग ना के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती हैं। जो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं, ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं और दूध, घी और भैंसों से मिलने वाली दूसरी चीज़ें बेचकर अपना पेट पालते हैं। घर के मर्द भैंसों को चराने ले जाते हैं और कई हफ्तों तक घर नहीं लौटते हैं। इस बीच जंगल में अपने रेवड़ के साथ रहते हैं और औरतें सिर पर टोकरियाँ और कंधे पर हांडियाँ लटका कर रोज़ बाहर बाजार चली जाती है। उनका हांडियों में दूध, मक्खन और घी आदि होती है। वे सिर्फ इतनी चीज़ें ही बाजार में ले जाती है और इतने घर चलाने के लिए काफ़ी है। गर्मियों में गुज्जर अपने रेवड़ों को लेकर पराया ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, जहां उनकी भैंसों को ना केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिल जाती है और वे शीतोष्ण, न ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती है, बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता है जो मैदानों में उनका जीना मुहाल किए रहता है। देखिए एक फ़ोटो दिख रहा होगा, ये कहाँ का है? ये देखिए, तो बोल रहा है ये कि मध्य गढ़वाल में ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप है। गुज्जर गडरिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह से पहाड़ी बांस और घास में बने मंडपों में रहते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में होता है। यहाँ गुज्जर भी घी निकालते हैं और उसे बेचते हैं। हाल के सालों में वे बसों और ट्रकों में भर की दूध ले जाने लगे हैं। ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई में होते हैं। भैंसें इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती है। अब देखिए यहाँ फोटो दिख रहा होगा, ऊन उतरने का इंतजार हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास उल्हा घाटी। चलिए अब आगे हमारे लिए बोल रहा है भाबर क्या है? गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क एवं सूखे जंगल के इलाका। यानी भाबर क्या होता है? ये शुष्क और सूखे जंगल का इलाका होता है और ये कहाँ पाया जाता है? गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से में। बुग्याल क्या होता है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान। देख क्या बोल रहे हैं हम? गड्डी भेड़ों की ऊन उतारते हुए सितंबर तक गड्डी ऊंचे मैदानों पर धार के नीचे आने लगते हैं। रास्ते में कुछ समय रुक कर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतारते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुलाकर साफ किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं हम? पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते रायका समुदाय के ऊँट। यहाँ पाए जाने वाले सूखी और कंटीली झाड़ियाँ के सहारे सिर्फ ऊँट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चढ़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ क्या क्या दिया गया है? रबी, खरीफ और ठूठ। मतलब रबी क्या होता है? जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। खरीफ क्या होता है? सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें। और ठूठ क्या होता है? पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाला जड़। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सपोज मान लेते हैं मक्का रोपाई। ठीक है, तो ये जो हिस्सा कट गया, इसका जो बचा उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ठूठ बोल सकते हैं।
बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों से हमें चरवाहा समुदाय की ज़िंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकरनन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गाँव में रहते हैं। यहाँ वे थोड़े ज़मीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं। पास के कस्बों में जाकर दूध उत्पादन बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं, एक एक में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों को जलावन की लकड़ी का छप्पर के लिए पुआल आदि पहुँचाते हैं। बोल रहा है अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पालक। यह राजस्थान के जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके में ऊँट पालकों को मारू, रेगिस्तान, रायका और उनकी बस्ती में ठंडी कहा जाता है। आगे देखिए, बोल रहा पश्चिमी राजस्थान का बलोतरा स्थित ऊँट मेला। ऊँट पालक यहाँ ऊँटों को खरीद फरोख्त के ले आते हैं। मेले में मारू, रायका ऊँटों के प्रशिक्षण अपनी इस महारत पे प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में गुजरात में घोड़े लाए जाते हैं। मतलब बोल रहा है कि इस मेले में क्या आता है, गुजरात से घोड़ा भी आता है। आगे फोटो देख रहे होंगे, पुष्कर का ऊँट मेला है। यहाँ पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में। देखिए यहाँ बोल रहा है मारू रायका वंशावली बताने वाला समुदाय इतिहास बताता है कि ये इस तरह मौखिक परंपराओं में चरवाहा समुदाय अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से हमें यह पता लगा सकता है कि कोई समूह अपने अतीत का किस प्रकार देखता है। देखिए बोल रहा है चरागाहों की तलाश में निकलते मालधारी चरवाहे उनके गांव में कच्छ की रण में स्थित, यानी गुजरात तरफ हो गया। बोल रहा है कि SS गिब्सन एंड वन उप संरक्षक दार्जिलिंग 1913 में चरवाहे के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगलों किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहाँ इमारतें, लकड़ी और ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं। बोल रहा है कि परंपरागत अधिकार क्या होता है, परंपरा और रीति रिवाज के अधिकार पर मिलने वाला अधिकार, उसी को बुलाता है परंपरागत अधिकार। बोल रहा है आपका 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रक्षा उद्योग, कृषि प्रायोगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चारागाहों के अधिग्रहण की वजह से चरवाही के लिए उपलब्ध इलाकों में क्षेत्रफल में बहुत भारी गिरावट आई है। अब पशुपालकों को बड़े बड़े रेयॉर्ड रखने की मुश्किल पैदा हो रही है। इस वजह से उनकी आमदनी गिरावट आई है, उनके जानवरों की गुणवत्ता, खुराक गिर गई है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है। देखिए बोरा ये है मसाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ी दिखाई दे रहा है। बदलती परिस्थिति के अनुसार कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होता है जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते हैं। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने की ज़मीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि अब आप ज़मीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाहे के लायक नहीं रहती है। मतलब मसाई के अफ्रीका का एक चरवाहा समुदाय है जो खेती करना पसंद नहीं करता है। देखिए अफ्रीका का क्या दिया गया, चरवाहा समुदाय, ठीक है। ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता है। 1919 में टांगनिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1961 में उसे आज़ादी मिली। 1964 में जंजीर के विलय के बाद उसे तंजानिया नाम याद रखिएगा काका। देखिए पहले विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, जर्मन ईस्ट अफ्रीका क्या बोला जाता है, ठीक है। ब्रिटेन के पहले विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर कब्जा कर लिया था कौन, मतलब बोल सकते हैं जो जर्मन ईस्ट अफ्रीका, इसको बोल सकते हैं क्या बोला जाता है, जर्मन ईस्ट अफ्रीका बोला जाता है। 1919 में क्या होता है, तंजानिया ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। कब आया, 1919 में। और 1961 में इसको आज़ादी मिला। और 1964 में क्या हुआ, जंजीर के विलय, यानी विलय होने के बाद इसका नाम क्या हो गया, तंजानिया कर दिया गया। इधर देखिए क्या बोल रहे हैं हम, घास के बिना पशु, मवेशी, बकरी और भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चरवाहों के परिवार में बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन सर्वाधिक कमीग्रस्त इलाके अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसका पर्यटन होने वाले पिछले साल लगभग 24 करोड़ केनियन शिलिंग 35 लाख अमेरिका डॉलर थी। किलिमंजारो अब परियोजना में इसी इलाके में होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय पीने के लिए बिना सिंचाई के लिए इस परियोजना के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए बोल रहा है मसाई नाम मास से निकला है। मासाई मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतु और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित होते हैं। ऊंचे तापमान की कम वर्षा के कारण या शुष्क धूल भरे बेहद गर्म हालात रहते हैं और शुष्क विषुवृत्तीय इलाके में सूखे के हालात समान हैं। ऐसे समय बहुत जानवर मर जाते हैं। अफ्रीका की अन्य जगहों में चरवाहे इसी तरह से मुश्किलों में सामना करना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित नामीबिया के काकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काकावालैंड के और पास में स्थित ओवावालैंड बीच आते जाते रहते हैं। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त, अन्य वस्तु बेचा करते हैं। नई भौगोलिक सीमाओं से दूर इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी है, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों पर आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। हम बड़ी मुश्किल से हम बस होते रहते हैं। हम कैद पर डाल दिया गया है। हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया। हम जेल में हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हम दक्षिण में गोश्त नहीं ला सकते हैं, खालों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। ओवरलैंड हमारे लिए बंद हो चुके हैं। हम लंबे समय से ओवरलैंड में रह रहे हैं। हम अपने जानवरों के भेड़ों की बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं और सीमाएँ बंद है। ये सीमाएँ हमें मारे दे रही है, जीना मुश्किल है। बोल रहा है कि औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों में पुलिस के चरवाहों को आने जाने पर नजर रखने और उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। नामीबिया के काकोलोन चरवाहे के आने जाने पर पाबंदी लगाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया। जब तक कोई बहुत खास हालात पैदा न हो तब तक इन मूल निवासियों के इलाकों में दाखिल होने से लिए पास जारी न किया जाए। इस आदेश का मकसद क्या बोला गया? इस आदेश का मकसद इलाकों में दाखिल होने वाले निवासियों के लिए संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू में रखना है। इसलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालत में जारी न किया जाए। देखिए फोटो दिया गया है। योद्धा गहरे लाल रंग की सुका और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं तथा स्टील के नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। बारीकों के सवारे गए उनके बाल गेरू में रंगे होते हैं। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुंह करके खड़े रहते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। देखिए आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों को गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके में दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापामारों की तरह दौड़ कर अपने अहाते में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ वे जीवन में एक नए चरण में पहुँचते हैं। लड़कियों को इस तरह से अनुष्ठानों को नहीं गुजरना पड़ता है। देखिए जयपुर राजभर में रायका गड़रिया है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते दीजिए।